जय हिंद दोस्तों, यदि ऐसा हो रहा है, यदि हो जाता है तो बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे सैनिकों के लिए जो अभी सेवा में हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि ग्रुप के ऊपर उन्होंने जो ग्रुप क्लासिफिकेशन है उसको मर्ज करने की बात की। आखिर ये कब से मर्ज होता रहा, इससे जवानों को सीधा फायदा क्या होगा। साथ ही बात करूंगा एमएसीपी की, यानी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। यदि आपका फिजिकल रैंक सिपाही है तो आपको जेसीओ की पेंशन मिलेगी। ये दो बड़े अपडेट हैं, आइए हम बोर्ड पर इनके बारे में बात करते हैं। अब मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग के साथ जो प्रपोजल दिए जा रहे हैं और उनके ऊपर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आएगी, क्योंकि पिछले बार हमेशा कहा गया है कि आपको सेना को और सेना के काम को अलग नजरिए से देखना होगा। ये 8वें वेतन आयोग से पिछले 7वें वेतन आयोग में ये गुहार लगाई गई थी, आपने दूसरों से कंपैरिजन इसका नहीं करना है। और आखिर क्या डिमांड है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं 8वें वेतन जो है सीधा सीधा कि ग्रुप का। तो तीनों सेनाओं में ग्रुप क्या खत्म होंगे। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो ग्रुप का स्ट्रक्चर है आप समझ सकते हो, चाहे आर्मी में सिपाही है, नायक है, हवलदार है, नायब सूबेदार है, इनके अंदर एयरमैन, कॉर्पोरल, सार्जेंट, जेडब्ल्यू, या इस तरीके से नेवी के बराबर के जो रैंक हैं, इस तरीके से इनका रैंक स्ट्रक्चर है। अब ग्रुप कैटेगरी का मैं इतिहास बताना चाहता हूं। पहले आप समझ सकते हो 8 ग्रुप थे, ए से लगाकर के एच तक। उसके बाद कम 5 ग्रुप बनाए, ए से लगाकर ई तक। उसके बाद 3 ग्रुप बनाए, एक्स वाई जेड, और उसके बाद 2 ग्रुप एक्स वाई। अब फिर 3 ग्रुप हो गए, X1, X2 और वाई, जैसा एडजस्टिंग है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में कहा गया है कि इसका जो आर्मी के जवानों को कम फायदा होता है। इससे कैसे होता है आप समझ सकते हो कि एक्स ग्रुप का यदि हम समरी निकालते हैं तो आर्मी के अंदर सिर्फ 2.5% लोग एक्स ग्रुप में होते हैं, और बाई में 97.42 यानी 97.5 लगभग इनके बाई ग्रुप के, यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ इनकी बाई ग्रुप की होती है। नेवी में 17.78% एक्स ग्रुप में होते हैं, लगभग 18% इनके एक्स ग्रुप में होते हैं, और 82 के आसपास इनके बाई ग्रुप में होते हैं। और सबसे ज्यादा फायदा आपको एयरफोर्स में मिलेगा, लगभग 48.39 ये एक्स ग्रुप में इनका होता है, और उसके बाद 51 के आसपास ये लोग वाई ग्रुप में होते हैं, यानी हैं अभी एडजस्टिंग। अब इसमें बात की गई है क्योंकि स्टार्टिंग का क्राइटेरिया सबका वही है, सभी ने भर्ती प्रक्रिया सेम है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर रहे हैं लोग। क्योंकि जब फौज की मांग है तो सिविल आराम से देगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप टेक्निकल हो, आप सोल्जर हो, सेम क्वालिफिकेशन सेम टेस्ट होगा। उसके बाद आप अंदर जाने के बाद क्या काम करते हो उसके हिसाब से आपको मापा जाएगा और नापा जाएगा। अब इसी के लिए उन्होंने कहा है कि नो X1 X2। पहले तो एक्स ग्रुप के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे कि एक्स ग्रुप पे 6200 और 3600, उसको खत्म किया जाए। सिर्फ इसके अंदर आपको एक ही ग्रुप या एक ही जो भी अलाउंसेस या एक्स ग्रुप पे बनेगी वो रहेगा। आप बाई ग्रुप भी उनको नहीं चाहिए, उनको एक तरीके से इकट्ठे होने चाहिए उन्होंने कहा है। और इसका 8वें वेतन आयोग में जो डिमांड की है, तकनीकी पर जोर। आने के बाद लोग कंपटीशन में आए, आने के बाद वो स्पेशलिस्ट बने, आने के बाद वो स्पेशलाइजेशन करें, उन्हें मौका मिलेगा। जो जैसा काम करेगा वैसा पैसा मिलेगा। उन्होंने कहा है यदि और जो जैसा काम करेगा तो हर एक को मौका मिलेगा, जो टैलेंटेड है वो आगे जाएगा। तो वहां से उन्होंने क्रीम निकालना शुरू किया है और भेदभाव समाप्त होगा और तकनीकी प्रोत्साहन होगा, यानी टेक्निकल कंपिटेंस की, यानी टेक्निकल लोग ज्यादा बने। कितने भी उसकी कोई वैकेंसी नहीं है, उन्होंने बोला इसके लिए अलग हम डब्ल्यू बनाएंगे, लेकिन इसके लिए प्रोत्साहन जरूरी है। क्योंकि बहुत अब लड़ाई आपने देखा है, उन्होंने कहा है ड्रोन है, नए नए टेक्निकल इक्विपमेंट है, मिसाइल हैं, ब्रह्मोस हैं, तो इसके अंदर जो स्पेशलिस्ट हों और बिल्कुल क्वालिफाइड लोग हों, तो उस टेस्ट को अंदर आने के बाद पास करें। उसके बाद वो किसी ग्रुप में स्पेशल यानी टेक्निकल ग्रुप में जाते हैं तो टेक्निकल पे उनके लिए रखी जाएगी। उन्होंने बोला इसका अधिकार क्षेत्र सेना को होना चाहिए, न कि आप एक्स ग्रुप की एंट्री में ही लगभग आप समझ सकते हो कितने लोग एक्स ग्रुप में हैं, तो आप ये देख सकते हो, यानी 18 तो 20, लगभग 70% तीनों को लगा सकते हैं। तो आप समझते हो एयरफोर्स में ज्यादा हैं। और उन्होंने बोला है शायद आप समझ सकते हो कि वो एक्स ग्रुप या टेक्निकल ग्रुप करने का मतलब है उन्होंने अंदर ही बंदे को मल्टी टैलेंटेड बनाना है, मतलब हर फील्ड में वो हो और उसको वहां लगे कि मैंने ये एग्जाम पास किया, टेस्ट पास किया। जैसे कि आर्मी में
आपको एक दो जगह देखने को मिल जाएगा। अब बात करूंगा एमएससीपी की, बहुत जरूरी और बहुत सॉलिड पॉइंट है, सीधा सीधा लॉजिक दिया है। यदि आप एमएससीपी दे रहे हो, जब 7वें वेतन आयोग में मांग की थी, उन्होंने सिविल को बताया कि 10 और 20 30 में देते हैं। सिविल का बंदा 60 साल में रिटायर्ड होता है, तब आप 10 20 30 में देते हो। यहां का जवान 35 से 40 साल के बीच में रिटायर्ड होता है। यह लॉजिक रखा है उन्होंने, कहा 50% जवान 28 साल में घर चले जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और उन्हें कहते हैं कि और इसका लाभ सर्विस में रहते हुए भी मिले और रिटायरमेंट पर जीवन काल तक इसका फायदा मिले। ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। अब ऐसी पॉलिसी के लिए जो सुझाव है एग्जिस्टिंग है कि 8 साल में आपका नायक बनता है, 16 में हवलदार बनता है, 24 में वो जेसी नायब सुधार की उसको अपग्रेडेशन मिलता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है 6 साल में नायक, 12 साल में हवलदार, 18 साल में उन्होंने कहा है उसको जेसीयू का मिलना चाहिए, क्योंकि 18 साल सर्विस करके 50% जवान घर जाते हैं। और जब वो घर जाएं तो जब वो जाते हैं तो उनकी लगभग एज 35 ईयर्स होती है। तो उन्हें जो फायदा मिले, चाहे उनकी पेंशन में फायदा मिले, ग्रेचुटी में फायदा मिले, कम्यूटेशन में मिले, और ये फायदा उन्हें लगातार मिलता रहे, ताकि उनका सेकंड कैरियर का कहीं ना कहीं उन्हें अपनी फैमिली को सेटअप करने में थोड़ा मदद मिलेगी, क्योंकि उनकी लायबिलिटी ज्यादा होती है। उनका कंपैरिजन सिविल में जो 10 मिलता है, फिर 20 साल और 30 साल मिलता है, लेकिन वो सर्विस 60 साल करते हैं, और 60 साल में जब सर्विस रिटायर्ड होते हैं तो उनकी लायबिलिटीज खत्म हो जाती है, बच्चों की शादी हो जाती है, आधे तो पोते पाते हो जाते हैं। तो उसको इसके साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और इसके लिए एक बहुत बड़ी चिट्ठी 11 पेज का ड्राफ्ट लिखा गया है। एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने बोला है कि अभी उन्होंने पूरा कंपैरिजन किया है कि जवान का, जेसीओ का, अफसरों का क्या किस तरीके से आपने पे रखना है 8वें वेतन आयोग पर। उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।